इनसे मिलिए। ये हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज तबस्सुम खान। इनके खिलाफ पिछले दिनों संगठित तरीके से नफरती चिंटू और तमाम धर्म के नाम पर बनाए गए उल्टे सीधे संगठनों के लोगों ने मोर्चा खोल दिया। आप तो जानते हैं कि वर्तमान सत्ताधारी लोगों की विचारधारा महिलाओं के प्रति कैसी है, अल्पसंख्यकों के प्रति कैसी है, और अल्पसंख्यक महिला हो जाए तब कैसी है। महिलाओं के बारे में ये लोग क्या क्या लिखते पढ़ते हैं, क्या क्या बोलते हैं, कैसी कैसी धमकियां देते हैं, डराते हैं। तो उस तरह की सारी धमकियां पिछले दिनों महिला न्यायिक अधिकारी तबस्सुम खान को दी गई। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? तो अमृत काल में जब बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारी सत्ताधारियों के सामने लौटकर उनको खुश करने वाले फैसले देकर सरेआम संविधान और संवैधानिक नैतिकता की हत्या करते हुए इनाम ले रहे हैं, प्रमोशन पा रहे हैं, जिंदगी का सुख भोग रहे हैं, उसी दौर में मध्य प्रदेश के एक जिले की सेशन जज तबस्सुम खान ने संविधान और कानून को तरजीह दे दिया। और यही इनके लिए अमृत काल में पाप हो गया। जी हाँ, जिस दौर में मॉब लिंचिंग करने वाले गौगुंडों और दंगाइयों को माला पहनाया जाता हो, लड्डू खिलाया जाता हो, राजनीतिक प्रमोशन मिलता हो, उसी दौर में तबस्सुम खान ने मॉब लिंचिंग के 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दिया। फिर क्या था, गाय के नाम पर आतंक फैलाने वालों को बुरा लग गया। घटना थी साल 2022 की। कुछ लोग मवेशी लेकर नरदारवाड़ा से महाराष्ट्र की तरफ जा रहे थे। रास्ते में भीड़ ने गाड़ी रोकी और डंडों से हमला कर दिया। ट्रक ड्राइवर शेख लाला नजीर अहमद की मौत हो गई और उनके साथी शेख मुश्ताक घायल हो गए। भीड़ को संदेह था कि ये लोग गाय की तस्करी कर रहे हैं और संदेह में ही इन लोगों ने मॉब लिंचिंग कर दिया। यानी गौ तस्करी के संदेह में मॉब लिंचिंग हो गई। यानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भीतर बीजेपी आरएसएस के सत्ता के दौर में कुछ लोगों को बस संदेह हो जाता है और हत्याएं होने लगती हैं। ये मामला जब अदालत में पहुंचा तो वहां पर जज तबस्सुम खान ने 7 लोगों को दोषी माना और उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी है, यानी अत्यधिक क्रूरता वाला मामला है। अब सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों के परिवारों ने विरोध किया, पुलिस की गाड़ी को रोकने का प्रयास किया ताकि दोषियों को जेल जाने से रोका जा सके। और फिर शुरू हुई सोशल मीडिया कैंपेनिंग, वही कैंपेनिंग जिसके माध्यम से देश में मॉब लिंचिंग का माहौल बनाया गया है। अच्छे खासे युवाओं को आतंकवादी बना दिया गया है। इस बार ये कैंपेनिंग एक महिला जज के खिलाफ थी क्योंकि उनका नाम तबस्सुम खान है। यानी जमीन पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग के मामले में जज ने सबूतों और गवाहों के आधार पर जब फैसला सुनाया तो महिला जज के धर्म को देखकर उनकी ऑनलाइन मॉब लिंचिंग शुरू हो गई। कोई कथित रूप से गुजरात से वीडियो बनाकर महिला जज को सांप्रदायिक गालियां दे रहा है और धमकी दे रहा है कि 10 दिन के भीतर दोषियों को छोड़ दो, तो कोई पंजाब से जुड़ा हुआ दोषियों की रिहाई की मांग करते हुए जज का पुतला जला रहा है। कोई जज को हटाने की मांग कर रहा है और कह रहा है कि गौरक्षकों को गलत तरीके से सजा दी गई, सुप्रीम कोर्ट इन्हें सस्पेंड करे और इनके पूरे कार्यकाल की जांच करे। अब आप सोचिए कि भाजपा आरएसएस ने देश को क्या बना दिया है। पहले तो गाय के नाम पर आतंक फैलाने वालों के पास खुला लाइसेंस है किसी की भी हत्या कर देने का। यानी इन लोगों ने पहले ही पुलिस, कानून और न्यायपालिका को किनारे कर दिया, खुद ही आरोप लगाया और खुद ही सजा भी दे दिया, मॉब लिंचिंग कर दिया। और फिर जब ऐसे लोगों को अदालतें सजा देती हैं, जज सजा देते हैं, तो उसमें भी ये जज का धर्म देखने लगते हैं और जज पर ही हमला शुरू कर देते हैं। अब आप जरा कल्पना करिए कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, जिसे अब आरएसएस का नया टेस्ट लैब कहा जाता है, एक अल्पसंख्यक समुदाय की महिला जज और उनके परिवार के लोग, उनके आसपास के लोग, उनके करीबी लोग किस डर के साए में जी रहे होंगे। क्या हम और आप इसकी कल्पना भी कर सकते हैं? जो गैंग महिला जज के पीछे पड़ी है, उस गैंग के लोग कितने खतरनाक हैं, उनकी मानसिकता कितनी खतरनाक है, ये किसे मालूम नहीं है। तो आइए आज इसी मामले पर थोड़ा विस्तार से समझने जानने का प्रयास करते हैं कि देश भर में लोअर जुडिशरी के भीतर काम करने वाले न्यायिक अधिकारियों का हाल क्या है। और इस हाल को समझने के लिए जब हम राम रहीम के केस को उठाते हैं तो पता चलता है कि लोअर जुडिशरी के अधिकारियों को सबसे ज्यादा खतरे में डालने का काम भी कहीं ना कहीं ऊपरी अदालतें भी कर रही हैं, वहां बैठे हुए जज कर रहे हैं। पिछले दिनों एक रिटायर्ड जज ने खुले शब्दों में मुझसे कहा कि वर्तमान जुडिशरी का हाल यह है कि आप जितना नीचे रहेंगे उतना ज्यादा ईमानदारी और तटस्थता दिखेगी, जितना ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा गड़बड़ माहौल मिलेगा, यानी भ्रष्टाचार मिलेगा। इसके अलावा लोअर जुडिशरी के कई अन्य अधिकारियों से बातचीत में पता चलता है कि न्यायपालिका में सबसे ज्यादा रिस्क लोअर जुडिशरी के लोग ही लेते हैं, संविधान और भारतीय नियम कानूनों को लागू कराने में, न्याय देने में, और सबसे पहले बलि का बकरा भी उन्हें ही बनाया जाता है। मध्य प्रदेश की महिला जज के साथ जो हुआ उस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे, राम रहीम के केस को भी समझेंगे और देखेंगे कि कैसे राम रहीम को बरी करने वालों को भर भर के इनाम मिला है। 4 में से 3 जजों को बड़ा बड़ा इनाम मिल चुका है और निचली अदालतों के तमाम जजों ने, न्यायिक अधिकारियों ने जो बातें बताया है वो भी आपके सामने रखूंगा। एक एक शब्द को ध्यान से सुनते जाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धरना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते
बताते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम रहीम का केस अपने आप में एक क्लासिक केस बनता जा रहा है। बेहद कम शब्दों में पूरी कहानी बता रहा हूं, पूरे खेल को समझिए। पिछले वर्षों में हमने देखा कि पंचकुला की एक विशेष CBI कोर्ट गुरमीत राम रहीम को रणजीत सिंह हत्या मामले में दोषी ठहराती है। इसी तरह CBI के जज जगदीप सिंह ने साल 2002 के 2 दुष्कर्म के केस में 10-10 साल की सजा राम रहीम को सुनाया था। अब इसके बाद की खबरें देखिए। राम रहीम पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जाते हैं और यहां पर 2002 के हत्या मामले में जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस ललित बत्रा की पीठ ने राम रहीम को बरी कर दिया। दूसरी खबर भी देखिए। पत्रकार हत्या मामले में राम रहीम को दूसरे केस में भी जस्टिस शील नागू और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की बेंच ने बरी कर दिया, जबकि दूसरे आरोपियों को उम्र कैद की सजा बरकरार रखा। यानी निचली अदालतों ने, CBI कोर्ट ने, CBI के अफसरों ने वर्षों तक जांच किया। सोचिए इन लोगों ने कितना रिस्क लिया। उन जजों के बारे में सोचिए, निचली अदालतों के न्यायिक अधिकारियों के बारे में सोचिए, जिन्होंने राम रहीम जैसे पावरफुल, राजनीतिक पावरफुल व्यक्ति को सजा सुनाया होगा। सजा सुनाने से पहले इनकी कलम कितनी बार कांपी होगी, कलेजा कितनी बार हिला होगा। राम रहीम के लोगों ने किस किस तरीके से संपर्क करने, दबाव डालने और डराने का कथित प्रयास नहीं किया होगा, मगर फिर भी वो लोग झुके नहीं, बिके नहीं, डरे नहीं और न्याय करते हुए आगे बढ़ गए। उन लोगों ने इनाम पाने के लिए या प्रमोशन पाने के लिए कोई समझौता नहीं किया। अपना और अपने पूरे परिवार का जीवन संकट में डालते हुए संविधान सम्मत फैसला किया। लेकिन वही मामले हाईकोर्ट जाकर पलट गए और हाईकोर्ट ने 2 मामलों में राम रहीम को बरी कर दिया। वैसे चर्चा तो यह भी है कि एक और मामला है जिसमें हाल ही में बरी हो सकते हैं, काहे कि जल्द ही पंजाब में चुनाव होने वाले हैं और हमने देखा है कि पिछले कई सालों का ये रिकॉर्ड रहा है। जब भी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के आसपास के राज्यों में चुनाव होते हैं तो अचानक से राम रहीम को पेरोल या फरलो मिल जाती है और कथित रूप से ये आदमी बाहर आके सीधे सीधे भाजपा को वोट देने की अपील करता है, भाजपा का समर्थन करता है। अभी अभी मैंने आपको हाईकोर्ट के 4 माननीय जस्टिस का नाम सुनाया, जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर, जस्टिस ललित बत्रा, जस्टिस शील नागू जो कि पंजाब हरियाणा के चीफ जस्टिस थे और जस्टिस विक्रम अग्रवाल। अब इन खबरों को देखिए। राम रहीम को एक केस में बरी करने वाले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस ललित बत्रा को हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरपर्सन बना दिया गया और उसी केस में बरी करने वाले दूसरे जज जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर को पंजाब राज्य का NRI कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। यानी साल 2002 के हत्या मामले में गुरमीत राम रहीम को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जिन 2 जजों ने बरी किया था उन दोनों लोगों को कथित रूप से रिटायरमेंट के बाद इनाम मिला। अब दूसरे केस में आ जाइए। साल 2002 के पत्रकार छत्रपति हत्या के मामले में राम रहीम को बरी करने वाले 2 जज थे, चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विक्रम अग्रवाल। इनमें से जस्टिस शील नागू हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए जा चुके हैं, ये तो आप सबको पता है। और समझने वाली बात यह है कि मार्च महीने में ही इन्होंने राम रहीम को बरी किया था। और तो और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चर्चा इस बात की भी थी कि 4 कदम आगे बढ़कर राम रहीम को बरी किया गया, फैसला सुनाया गया। इस बारे में विस्तार से हमने पिछले वक्त में बात किया था। संभवतः उस दिन फैसला आना भी नहीं था, छुट्टी थी या फिर कुछ भी था, कुछ ना कुछ तो स्पेशल था। फिर भी राम रहीम को बरी करने का फैसला आ गया और उसके तुरंत बाद जस्टिस शील नागू, चीफ जस्टिस शील नागू को सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का शुभ अवसर मिल जाता है अमृतकाल में। यानी हाई कोर्ट से 4 जजों ने राम रहीम को राहत दिया और उनमें से 3 लोगों को कथित इनाम मिल चुका है। 2 लोगों को रिटायरमेंट के बाद बड़े बड़े पद मिले और एक को सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका मिला, यानी प्रमोशन मिला। हालांकि जस्टिस शील नागू के बारे में एक चर्चा यह भी थी कि इन्हें जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बनाया जाना था तो कॉलेजियम और सरकार इन्हें लेकर बहुत संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि इनकी छवि संविधान सम्मत जज की मानी जाती थी, मजबूत रीढ़ वाले माने जाते थे। सक्षम लोगों को डर था कि कहीं ये रीढ़ न दिखाने लगे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बनने के बाद भी इनकी छवि को लेकर कोई सवाल नहीं हुआ, मगर अचानक से मार्च महीने में राम रहीम केस में लोगों ने कहा कि कहानियां पलट गई, सीता से गीता हो गई। और जिन्हें पंजाब हरियाणा में चीफ जस्टिस बनाने के बारे में भी सोचा जा रहा था, बनाए कि ना बनाए, फाइल रोक के रखी गई थी, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अचानक से जगह मिल गई। बाकी ध्यान रहे, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि किसको कौन सा इनाम या प्रमोशन किस कारण मिला है। मैं तो बस सवाल कर रहा हूं कि जब ऐसे ऐसे फैसले देने के बाद इस तरह से इनाम और प्रमोशन मिलेगा तो न्यायपालिका की साख का क्या होगा। और न्यायपालिका की साख से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि निचले जजों का क्या होगा, उनकी सुरक्षा का क्या होगा। सोचिए, जो बाबा कथित रूप से खबर छापने वाले पत्रकार से इतना नाराज हो जाए कि उसकी हत्या करवा दे, वो खुद को जेल भेजने वाले, सजा देने वाले जजों के खिलाफ क्या क्या नहीं कर सकता है। अभी हाल ही में अधिवक्ता मंच के कुछ वकीलों से चर्चा में उन्होंने कहा कि एक ट्रेंड बनता जा रहा है, निचली अदालतों के जज बड़ी हिम्मत दिखा के रिस्क लेके कोई फैसला देते हैं, किसी को सजा देते हैं, फिर ऊपरी अदालतें उस फैसले को पलट देती हैं और साफ साफ दिख रहा है कि ये खेल बहुत बड़े लेवल पर
होने लगा है। कुछ वैसे ही आरोप राम रहीम केस में भी लगते हैं। मगर मौजूदा हालात को समझिए, सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जजों, उनके परिवारजनों के बारे में सोचिए, सीबीआई के उन अधिकारियों के बारे में सोचिए जिन्होंने राम रहीम जैसे व्यक्ति के खिलाफ सबूत जुटाया, वर्षों तक जांच किया, फिर फैसला आया। उन सब ने अपने जीवन का कितना बड़ा रिस्क लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में निचली अदालतों के जजों के पास कोई सुरक्षा तक नहीं है, एक बॉडीगार्ड तक नहीं। यानी जज अदालत में कोई फैसला सुनाकर निकले तो फैसले को नापसंद करने वाला, नाराज होने वाला कभी भी उन पर हमला कर सकता है, उन्हें चोट पहुंचा सकता है। और निकलने की जरूरत भी क्या है, भरी कोर्ट में हमले हो जाते हैं, कोई चेंबर में घुस के जज को पीट सकता है। निचली अदालतों के कुछ न्यायिक अधिकारियों ने तो यहां तक कहा कि अगर हमारे पास एक दो गनमैन हो तो हमारा हौसला और मजबूत हो सकता है, हम और ज्यादा निडर होकर संविधान की रक्षा करने को तैयार हैं। लेकिन हमारा जीवन हमेशा डर के साए में रहता है। परिवार के साथ बाहर निकलते हैं तब भी डर लगता है। पता चले पत्नी और बच्चों के साथ कहीं बाहर निकले, किसी अपराधी को किसी मामले में सजा सुनाया था या फिर किसी के सामने झुका नहीं, राहत नहीं दी, वो रास्ता रोक ले, मारपीट करने लगे, गाली गलौज करने लगे, तो परिवार का क्या होगा? परिवार के सामने जज साहब की छवि का क्या होगा? सोचिए कि अपराधी तो अपराधी है। कोई भी मामला सबसे पहले हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में तो जाता नहीं है, निचली अदालतों में जाता है। एक से बढ़ के एक खूंखार क्रिमिनल अपराधी सबसे पहले निचली अदालतों में ही जाते हैं, वहीं के जज उनका सामना करते हैं। किसी भी जिले का जो अपराधी है, गैंगस्टर है, वो वहां का स्थानीय होता है, जबकि जज बाहरी हैं और उन जजों के पास कोई सुरक्षा तक नहीं है। अब अपराधी तो अपराधी है, यदि वो ठीक छवि का होता, मानसिक रूप से दुरुस्त होता, आपराधिक चरित्र का न होता तो फिर अपराधी बनता ही क्यों? और जो जज उसे सजा देगा या उसे नहीं छोड़ेगा, क्या वो उस जज के खिलाफ खुन्नस नहीं पालेगा? और जज बेचारे एक गनमैन तक को तरस रहे हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि निचली अदालतों के जजों के पास ज्यादातर राज्यों में न तो सुरक्षा है सर्विस के दौरान, और जब सर्विस के दौरान नहीं है तो रिटायरमेंट के बाद क्या होगा? नहीं है। उनके पास पेंशन भी नहीं है, यानी जान भी संकट में और माल भी संकट में। इसके ठीक उलट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास सर्विस में भी सुरक्षा है, सर्विस के बाद भी सुरक्षा है और प्यून वगैरह सब कुछ मिलता है। इसके अलावा उनको लाखों की मोटी मोटी पेंशन भी मिलती है। निचली अदालतों के जजों के मामले में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से उनकी पेंशन तक कायदे से नहीं है, बाजार आधारित पेंशन है नई वाली। वो कभी 19,000 मिलती है, कभी 25,000। बाजार गिर गया तो जज साहब लोग आधा पेट खा के जिएंगे। ये हाल है निचली अदालत का। ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। संकट सबसे ज्यादा निचली अदालतों के जजों को है। हालांकि कुछ राज्यों में उनके पास भी सुरक्षा है थोड़ी बहुत, लेकिन ज्यादातर राज्यों में, खासकर यूपी जैसे बड़े राज्य में, निचली अदालतों की न्यायिक अधिकारियों को कोई सुरक्षा नहीं है। बेचारे सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं, बेचारे बन गए। पूरी न्यायपालिका उन्हीं के कंधों पर टिकी हुई है। उनके खिलाफ तरह तरह की साजिशें भी होती हैं और सबसे ज्यादा असुरक्षित भी वही हैं। अभी जो मध्य प्रदेश वाला मामला हुआ है, इसी में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने कहा कि न्यायिक आदेशों के खिलाफ चुनौती दी जा सकती है, लेकिन जजों को धमकाकर या बदनाम करके ऐसा माहौल बनाना ठीक नहीं है। ये चीजें न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चोट है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड ने कहा कि अगर जिला अदालतों के जज डर में फैसला देंगे तो न्याय व्यवस्था कमजोर हो जाएगी। जजों को भरोसा मिलना चाहिए कि वे बिना डरे कानून के हिसाब से फैसला कर सकते हैं। जिला न्यायपालिका को इन्होंने जस्टिस सिस्टम की रीढ़ बताया है। फिर से सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं कि जिला न्यायपालिका जस्टिस सिस्टम की रीढ़ है। यानी सबको मालूम है कि जिला न्यायपालिका पूरे जस्टिस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उसी के भरोसे सब चल रहा है। मगर फिर भी वहीं के न्यायिक अधिकारी इस तरह से अछूत की तरह क्यों छोड़ दिए गए? क्या हम और आप कल्पना भी कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस महिला जज तबस्सुम खान ने इतना बड़ा रिस्क लिया है, उनका परिवार, उनके अपने लोग और वो खुद किस मानसिक मनोदशा में जी रही होंगी? शायद तबस्सुम खान अमृतकाल को पहचान नहीं पाई, वरना वो भी मॉब लिंचिंग करने वाले हत्यारों को बरी कर देती, तारीफ में 2-4 लाइनें लिख देती और जल्द से जल्द उन्हें भी प्रमोशन मिल सकता था। अगर उन्हें अमृतकाल का एहसास रहा होता तो खुद समेत पूरे परिवार का जीवन उन्होंने इस तरह से संकट में नहीं डाला होता। लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी संवैधानिक समझ और न्याय के प्रति उनका झुकाव अमृतकाल के इनाम पर भारी पड़ गया। वैसे जज तबस्सुम खान के मामले में कुछ सवाल ऐसे भी बनते हैं कि इनको तो गौ गुंडों को सजा देने के मामले में धर्म के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है, मगर जिन लोगों ने राम रहीम को इस तरह से छोड़ छोड़ के कथित इनाम लिया, और तमाम मामलों में आप देखिए कि लीक से हटकर आप सबसे बढ़ के अयोध्या का मामला ही देख लीजिए। सबूत नहीं है लेकिन फला चीज बनेगी, सबूत नहीं है लेकिन ये होगा, और इनके खिलाफ सबूत है लेकिन सजा नहीं मिलेगी। ये सब हमने देखा है। उनको
ऐसे जजों को कितने लोगों ने सवालों के घेरे में रखा और यहाँ सरेआम धमकियां दी जा रही हैं। वैसे एक बात और बता दें, निचली अदालत के जजों के लिए एक बड़ी समस्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी है। निचली अदालतों के जज ये भी आरोप लगाते हैं कि कुछ पावरफुल लोग दबाव बनाकर अपने पक्ष में कुछ करवाना चाहते हैं, किसी के खिलाफ कुछ करवाना चाहते हैं, और यदि उनकी बात हम ना माने तो फिर वो भ्रष्टाचार की फर्जी शिकायतें करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वकील भी हैं, उनकी पहुंच ऊपर तक होती है, तो फिर न्यायिक अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया जाता है, उनका ACR खराब किया जाता है, यानी रिकॉर्ड खराब किया जाता है, भविष्य में उनके लिए दिक्कत बन जाती है, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर बदनाम किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन सब में जिला अदालतों के जज पिसते रहते हैं, सुनवाई बहुत कम हो पाती है, और जो दूसरों को न्याय देने के लिए आए थे वो खुद अपने लिए न्याय नहीं ले पाते। कुछ ने तो यहाँ तक शिकायत किया कि जब हम अपने मामलों को लेकर ऊपरी अदालतों में जाते हैं, खासकर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो हमें देश के बड़े बड़े वकीलों की तरफ से भी बहुत मदद नहीं मिल पाती है, क्योंकि बड़े बड़े वकीलों की लाखों की फीस होती है, वो हमारी औकात से बाहर है और सामान्य वकील बहुत कुछ कर नहीं पाते। बाकी देखते जाइए कि न्यायपालिका की रीढ़ निचली अदालतें और वहाँ बैठे जज कितनी हिम्मत दिखाकर संविधान को कहाँ तक बचा पाते हैं, और वो अगर बचा पाते हैं तो ऊपर वाले किस तरीके से अपने निजी लाभ के लिए संविधान को कमजोर करते हैं और इनाम पाते हैं। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब सबको मालूम है कि निचली अदालतें न्यायपालिका की रीढ़ है, तो फिर उस रीढ़ को मजबूत क्यों नहीं किया जाता, उसे बारी बारी से कमजोर क्यों किया जा रहा है, कमजोर क्यों छोड़ा जा रहा है, उन्हें बल्ली का बकरा क्यों बनाया जाता है, और कई राज्यों में उन्हें एक गनमैन तक नहीं मिलता। उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, आखिर किसके भरोसे वो रिस्क लें और किसके लिए निचली अदालत के जजों को किस तरीके से बलि का बकरा बनाया जाता है। आने वाले दिनों में कई कहानियां आपके सामने लेकर आऊंगा। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।